हे हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल एंट्री का रिवीजन कंप्लीट किया था और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पे कह लो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे सोसाइटी में जिनका होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये ना हुए तो बहुत सारे लोगों तक ना बेसिक जो सुविधा उनको मिलना चाहिए वो भी उन तक नहीं पहुंच सकता। आज समझो, अगर स्कूल्स ना हो, गवर्नमेंट स्कूल्स अगर ना हो, सिर्फ प्राइवेट स्कूल बना दिया जाए, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल हो ही ना, तो लगता है आपको हर कोई पढ़ाई कर सकता है, सब तक एजुकेशन पहुंच सकता है। और देखो, अगर किसी के समाज को सुधारना है ना, तो हमारा बहुत जरूरी काम पता है क्या होता है? उनको शिक्षित बनाओ, उन तक एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, ठीक है ना। और सिर्फ किताबी एजुकेशन नहीं, मोरल एजुकेशन भी देना चाहिए बच्चों को, बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में, तो ठीक है। तो अब क्या होता है बताओ, अगर नहीं हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल, तो ये सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा पढ़ाई का सुविधा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ना हो तो सब कोई अपना इलाज ढंग से नहीं करा सकता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हो जिनको अलग अलग तरह से फंडिंग मिलता है, कैसे हम लोग बात करेंगे अभी, और वो लोग ये सब काम करवा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट भी करता है, गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करता है बताओ, गवर्नमेंट टैक्सेस लेता है हमसे, है ना। और गवर्नमेंट क्या करता है, साथ साथ उसको और भी कहीं कहीं डोनेशन भी मिलता है, जिसको वो लोग ये सब यहाँ यूज करता है। बट कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रोटरी क्लब हो गया ना, जैसे प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़ते क्या लिखा यहाँ पर, or the non-trading organizations, also known as non-profit organizations, are set up with the objective to promote education, या फिर देखो एजुकेशन के बढ़ावा देने के लिए बना हुआ है। ये हेल्थ को, कोई रिलीजियस, मान लो अगर मतलब बहुत सारा मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारा, जो लोग बहुत सारे भूखे लोगों को देखना फ्री में खाना खिला रहा है, तो भैया इन सब ये सब सेटअप करो। और लोगों का आस्था का विषय भी है, तो दोनों काम हो जाएगा, एक तो आस्था भी हो गया अपना, ठीक है, और जिसको जितना मन करता है वो उतना डोनेशन भी दे रहा है अपना वहां पर। और लोग क्या करता है, वहीं से फिर वो लोग ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गरीब लोगों को, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज़ है फिर ये। स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, तो ऐसा बहुत सारा काम है ये लोग, जो ये एनपीओस कर रहे हैं, है ना। इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशन, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का ये नहीं होता है, समझ लो ट्रस्ट के टाइप में चल रहा है, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, वहां पर लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, क्लब एटसेट्रा। क्लब मतलब वो सब क्लब नहीं है ना जो समझ लो तुम, ये रोटरी क्लब वगैरह, इन दो का बात हो रहा है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इनके पास आता है फंड और उसको लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एनपीओ से कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है बताओ एनपीओ को? एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी क्या होता है, जब कोई मान लो एडमिशन लिया, मान लो इनका मेंबर बना तो उस समय पैसा दिया। फिर डोनेशन एंड ग्रांट्स, लीगेसी, इंडोमेंट्स, लाइफ मेंबरशिप, ये सब ये सब क्या होता है, सबके बारे में थोड़ा देर रुक जाओ, यहाँ बस बात करने वाले हम लोग, ठीक है, अच्छी तरह से, है ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, अब एक बात बताओ, अब आपको लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग डोनेशन दे रहे हैं, है ना, तो फिर दिक्कत एक यहाँ भी शुरू होगा कि ये सब पैसा का मिसयूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज है, वहाँ भी बहुत सारा प्रोविजंस है। तो फाइनेंशियल्स भी इनका सही से रेडी होना चाहिए, है ना। तो बोलते हैं इन लोगों को 3 चीज बनाना होता है। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जस्ट लाइक कैश बुक होता है इनका। रिसिप्ट पेमेंट क्या बताओ, जस्ट लाइक कैश बुक है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया, सबका इसमें आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। मतलब समझो, पैसा आया गया, ये मत पूछना कौन से ईयर के लिए मिला, इस साल मिला तो लिख लेंगे, बात खत्म। तो ये रिसिप्ट में क्या करता है, जस्ट लाइक कैश बुक, आपका समझ लो कैश बॉक्स है, उसमें पैसा आया तो यहाँ पर दिखेगा, और निकला तो यहाँ से जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बताता है आपका इनकम या एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपका, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट यहाँ पर कुछ नहीं बोलते, हम लोग बिजनेस करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो इनकम है ना, अगर वो ज्यादा हुआ, आपको रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा और कुछ खर्चा इस साल कम, उसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या, समझ लो, इसमें बोलते हैं नेट प्रॉफिट, बोलते हैं मैं टू नेट प्रॉफिट। वैसे यहाँ टू सरप्लस नहीं, कि नेट प्रॉफिट वर्ड यहाँ पे यूज करना सही नहीं होगा, है ना। और अगर मान लो एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, है ना। बट दोनों में अंतर समझना क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर में। समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, आज हमारे पास अगर मान लो 10,000 रुपया मिला है किसी चीज के लिए, ठीक है, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट जब बनाएंगे ना, मान लो ये रिसिप्ट और ये पेमेंट साइड है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैसा मिला 10,000 रुपया। हम लोग एक बार भी नहीं पूछने जाएंगे ये किस लिए मिला, रेवेन्यू पर्पज है, कैपिटल है, क्या है, हम कुछ नहीं जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं पूछना हम लोग को, सीधा बोलेंगे पैसा मिला है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो लिख दो। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर पता है क्या बोलता है, वो बोलता है, एक एक तो पहला बात सुनो, हम लोग फॉलो करते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो इस साल का है हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे, भले वो हम लोग को पैसा मिला या नहीं मिला है। फिर मान लो पेमेंट का, तो पेमेंट किए कि नहीं किए हमें फर्क नहीं पड़ता है, एक पर्टिकुलर ईयर का अगर जो पैसा है वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है इनकम में। जैसे समझ लो, मैं बोलता हूँ क्या कि सब्सक्रिप्शन, हर मेंबर क्या करता है बताओ, यहाँ पर हर साल में कुछ सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो मान लो 10,000 मेंबर है इसके पास, और हर एक का 100 रुपया सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर, 10 लाख रुपया, है ना।
10,000 मेंबर है, हर किसी का 100 रुपये सब्सक्रिप्शन है, हो गया 10 लाख रुपया। अब क्या हुआ, इनकम हमारा यही है, तो हम यहाँ दिखा देंगे कि इनकम हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में दिखा देंगे हम लोग 10 लाख रुपया। बट क्या हुआ, इसमें से मान लो सिर्फ 9,800 लोग ही दिया है, बाकी 200 लोग अभी पेमेंट नहीं किया है। तो पता हम लोग बस 9,80,000 ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट जितना होगा वो रिसिप्ट पेमेंट दिखाएगा, और जितना भी इनकम है पूरा का पूरा कौन दिखाएगा, बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर। सर तो दोनों में से कौन सा जरूरी बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए? दोनों जरूरी है। ये बताता है कि आपके पास कितना आज के दिन में पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ गया है। ये बताता है एक पर्टिकुलर ईयर का आपका इनकम क्या है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको अकाउंट का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना हम लोग हमेशा अपना इनकम देखते हैं, हम लोग बैंक बैलेंस शीट नहीं देखते हम लोग। मान लो आपको लॉन्ग टर्म, मान लो आपको कहीं से 10 लाख रुपया मिल गया, ठीक है, और आपको एक कार परचेस करना है जिसका मान लो प्राइस आप देख रहे हो कि कार का लेट 20 लाख रुपया है, और अगर हम लोग 8 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर देंगे और उसके बाद मान लो कुछ मंथली अपना ईएमआई आ गया लेट 12-13 हज़ार का, तो दे देंगे हम लोग। बट देखो 10 लाख रुपया आपके पास ऑलरेडी कहीं से मान लो आया, कोई लोन ले कहीं से पैसा आपके पास आया, आप 8 लाख पे कर दोगे। बट आप बताओ, कार लेना है कोई छोटा मोटा डिसीजन कि लॉन्ग टर्म डिसीजन है ये? सर लॉन्ग टर्म है, टाइम लगेगा पूरा रिपे करने में, ठीक है, और ये बड़ा खर्चा भी है हमारे लिए। तो अब समझो, ये 12-13 हज़ार महीना का पेमेंट कहाँ से लाओगे? कुछ रिकरिंग इनकम का सोर्स है आपके पास? बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या, जैसा डिसीजन इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना अकाउंट्स को रेफर करते हैं। अगर मान लो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, हमेशा आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप रेफर करते हो। कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन, छोटा मोटा अगर डिसीजन लेना, तो हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। कहीं बड़ा डिसीजन भी आएगा, रिसिप्ट पेमेंट का यूज करेंगे हम लोग, बट बिना इनकम एक्सपेंडिचर का वहाँ पे काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग हमारा अकाउंट जरूरत पड़ेगा, मतलब दोनों ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। और एक बैलेंस शीट जो एक पर्टिकुलर डेट पे बताएगा कि कितना रुपया किससे लेना है, किसको देना है, कितना हमारे पास एसेट्स है, कितना हमारे पास कैपिटल फंड, मतलब जिसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं नॉर्मल चीजें, यहाँ हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड, है ना। और पढ़ते एक बार क्या लिखा हुआ है। रिसिप्ट पेमेंट क्या है, ये कैश बुक है एनपीओ का, है ना। ये रियल अकाउंट है, रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब देखो वो चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, में फर्क नहीं पड़ता है, बट इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही लिखिएगा, कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं आएगा। कोई कैपिटल से मान लो हम लोगों ने परचेस किया है एसेट्स, तो पैसा गया होगा पेमेंट में, तो पक्का आ जाएगा, पैसा तो यहाँ से गया। बड़ी चीज समझिएगा, वो खर्चा है नहीं सर, वो खर्चा नहीं, एक्सपेंडिचर तो वो नहीं है सर। तो एक काम कर दो, फिर यहाँ मत दिखाओ। हाँ, उस पे जो डिप्रिसिएशन होगा ना बार बार, वो फिर एक्सपेंडिचर में आएगा। हाँ, पर ध्यान रखना, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से कुछ पैसा नहीं जाता हमारा, तो फिर वो रिसिप्ट में फिर वो नहीं आएगा। अब ऐसे आपको याद नहीं करते बैठना कोई किस में आना क्या नहीं आना, ठीक है। बस ध्यान में ये रखो कि अगर हम लोग का रेवेन्यू आइटम है और इस पर्टिकुलर ईयर का है, तो फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, भले ही पेमेंट हुआ चाहे नहीं, रिसीव हुआ चाहे नहीं। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट क्या बोलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता किस ईयर के लिए मिला, चाहे किस ईयर के लिए पे किया है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ईयर में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें हम लोगों ने पेमेंट किया है, फिर रिसीव किया है, तो हम लोग उसको तो लिखेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या दिखाता है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। अब अपने डिफरेंट डिफरेंट ना पहले मतलब समझ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो एंट्रांस फी, अब एंट्रांस फी क्या करना है सर, एंट्रांस फी क्या होता है कि एक इंसान मान लो आया, वो मेंबर बना हुआ हमारा यहाँ पे, तो एक एडमिशन फी मान लो हमारा है, और फिर मंथली या ईयरली आपको जैसे भी रहेगा सब्सक्रिप्शन एक आपका रहेगा 1,000, 1,200, 1,500 जो भी। तो मान लो 10,000 हम लोग लेते हैं, कोई भी अगर एडमिशन लेता है तो अब ये एडमिशन फी क्या करना है, ये एनपीओ के ऊपर है, वो बता देगा आपको, क्वेश्चन हमेशा लिखा रहेगा कि वो रेवेन्यू मान के लोग इनकम स्टेटमेंट में डाल देगा, कि ये लोग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ दिखा देगा, क्या क्या करेगा वो हमेशा आपको बताएगा। बट रिसिप्ट पेमेंट मतलब पैसा मिला तो वो पक्का आएगा। अब इनकम स्टेटमेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है रेवेन्यू आप इसको मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। तो बट हम लोग ऐसे कैसे मान ले, सब में हमेशा बता रहेगा। सर मान लीजिए सब में नहीं बता रहा, तो आप फिर कुछ भी जम्पन ले लो और लिख दो कि हमने ये एज्यूम किया है ना। और ऊपर थे रिसीव एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर, हेंस नॉन रिकरिंग, बार बार तो मिलेगा नहीं, ये वन टाइम है। इन नेचर इट कुड बी कैपिटलाइज और टेकन एज रेवेन्यू एज पर द रूल ऑफ ऑर्गन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल। अच्छा जब भी हम लोग रेवेन्यू में समझ जाना, इनकम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं सर। रिसिप्ट पेमेंट में अरे वहां तो पक्का जाएगा, वो चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू, पैसा मिला तो वहां तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो जनरली हम लोग को ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि क्या करना है हमको, ठीक है। लीगेसी क्या होता है देखना, बहुत लोग ऐसा होता है कि हम बहुत मान लो पैसा सा कमा लिया लोग, फिर बोलता है कि एक काम करो, हम मेरे नहीं रहने के बाद ना मेरा जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, वो मैं पूरा का पूरा क्या करूंगा, मैं डोनेट कर दूंगा एक पर्टिकुलर किसी ट्रस्ट को।
अगर मुझे ध्यान में है, ठीक है, एक बार देख लेना, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा है तो शायद रजनीकांत सर जो है ना अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी वो किसी ट्रस्ट को डोनेट कर चुके हैं कि उनके जाने के बाद उनका कोई भी पैसा कोई प्रॉपर्टी उनके मतलब बच्चों को इनहेरिट नहीं होगा वहाँ पर, वो सबका सब चला जाएगा ट्रस्ट को। तो ऐसे जो हमारा फिर पैसा आता है उसको बोलते हैं लीगेसी, सुनते हैं हम लोग, बोलते हैं ना इनके मेमोरी पे बना है, इन द मेमोरी ऑफ कोई ट्रस्ट हम लोग बनाते हैं विल से, है ना, पैसा उनका आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लीगेसी बोलते हैं उस अमाउंट को हम लोग, ठीक है। इंडोमेंट्स क्या होता है, देखो हम लोग, एक तो होता है डोनेशन देना, ठीक है, एक क्या हुआ मैं आपको डोनेशन दे दिया, ठीक है, बोला यूज करो आप इसको बच्चों के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। अब आप क्या बोलते हो कि देखो सर क्या होना ना कि इन हम लोग मान लो ऐसे 100 बच्चों को हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पे रखते हैं और इनका खाना पीना पूरा खर्चा हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ हमारे यहाँ पे ही सब कुछ हो रहा है, इनका पढ़ाई लिखा सब कुछ। तो सर देखो अब हर चीज़ तो आप में डाल सकते हैं, मान लो वो लोग हमको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप ना एटलीस्ट इनका क्लासेस का फी आप प्रोवाइड करा दो हमें। मैंने चलो ठीक है कितना लगेगा बताओ, तो बोलते सर ऑन एन एवरेज सर इन लोग का जो मंथली है एक बच्चे का मान लो आप 500 रुपया है, तो 100 बच्चे का कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया, ठीक है। एक साल का कितना हो जाएगा, एक साल का हो जाएगा 6 लाख रुपया। अब ये 6 लाख रुपया अगर उसको हम दे दिए अभी तो वो एक साल का काम हो जाएगा, फिर निश्चय क्या होगा। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, कुछ ऐसा व्यवस्था कराते हैं जो इन लोगों को हर साल 6 लाख रुपये मिलता रहे। तो हम लोग बोलते हैं सुनो सुनो, ये 6 लाख रुपया आ रहा ना, अभी मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10% चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो अगर आज हम इन लोगों को 60 लाख रुपया दे दे और उसको कहीं लोग इन्वेस्ट कर दे, तो 10% के हिसाब से इन लोग को 6 लाख रुपया हर साल मिलेगा जो लोग बच्चों के पढ़ाई में लगा सकता है। बात समझ में आ रहा है मेरा, हाँ बात तो सही बोल रहा है। तो समझो ये क्या करेंगे हम लोग ना, इसको इतना डोनेशन देंगे 60 लाख रुपए, और ये बोल करके ये सिर्फ इस काम में लगना चाहिए, और ये करेगा इसको इन्वेस्ट कर, और इन्वेस्ट भी कहाँ, शेयर मार्केट में नहीं पैसा लगा देगा भाई, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में लगाएगा पैसा, ठीक है, जहां से इसको एक अमाउंट आते रहेगा। तो इसका मतलब ये 60 लाख यूज ही नहीं हो रहा है अलग से, वो पड़ा रहेगा 60 लाख एसेट बनकर, उससे जो 6-6 लाख रुपए हर साल जो आ रहा है ना वो बच्चा लोग के पढ़ाई में यूज हो रहा है। बस है मेरा, एक क्या होता है आपको मैं डोनेशन दे दिया मान लो 6 लाख रुपया, बच्चों को पढ़ाई में ही लगाना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन खाली, ठीक है, इसमें कोई इंडोमेंट नहीं है, मतलब मैं आपको कोई ऐसा नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट करो फिर वहां से इनकम आएगा वो यूज करो, ऐसा नहीं है, उसको बस हम लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिक हमारा क्या बताओ वो डोनेशन है। बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस, मतलब जो हम लोग का स्पेसिफिक एसेट आता है डोनेशन आता है ना, उस डोनेशन में 2-3 तरह का होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसमें वन ऑफ देम क्या है, इंडोमेंट, समझ में, इंडोमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग अभी आपको पैसा दे रहे हैं, ये पैसा आप इन्वेस्ट करो, इससे जो इनकम आते जाएगा हर साल वो बच्चे लोग को पढ़ाई में लगाओगे आप, चाहे जो भी पर्पज हम लोग आपको बताएंगे वहां पर लगाओगे आप। बट ये 60 लाख में आप हाथ नहीं दे सकते, ये 60 लाख पड़ा रहेगा इसी, ठीक है। बात सही है, और पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बोलता है एन एंडोमेंट फंड इज अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ द डोनेशन मेड बाय द डोनर, मान लो 60 लाख रुपए दे दिया हम लोग ने, ठीक है, विच इज टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑफ विच विल बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जो बच्चे का पढ़ाई का बात हो रहा है, ठीक है ना, एज इंस्ट्रक्टेड बाय द डोनर, एज ओनली इनकम ऑफ द फंड टू बी यूज, अमाउंट ऑफ फंड विल बी सेम इन ईच ईयर, वो 60 लाख का 60 लाख ही रहेगा, है ना। तो इंडोमेंट फंड्स आर कैपिटल इन नेचर, हेंस सोन एट बैलेंस शीट, सो दिखाते हैं बैलेंस शीट में, उससे जो इनकम आते रहेगा वो जाएगा कहाँ बताओ, रिकरिंग इन नेचर है हमारा, तो वो चल जाएगा कहाँ पे बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर में। Income from investment made out of the endowment fund is revenue in nature should be transferred to income and expenditure account. क्लियर है, यस सर। अब तो जो डोनेशन इन लोग को मिलता है, जो एनपीओ को डोनेशन मिलता है दो तरह का होता है, एक तो होता है जनरल डोनेशन, आपको जहां मन वहां आप इसको यूज कर लो, जैसे मान लो क्या हुआ आप अच्छा मार्क्स लिया, पापा आपको दे दिया मान लो 50,000 रुपया, अब आप उससे क्या करते हो वो आपके ऊपर, आप मोबाइल फोन परचेज करते हो, लैपटॉप परचेज करते हो अगर मान लो फाइनल क्लासेस के लिए, या फिर आप कहीं घूमने चले जाते हो कहीं बाहर ट्रिप में अपने दोस्तों से, वो जो भी करना हो आपका मन है, जनरल डोनेशन है वो। देखो कोई जनरल डोनेशन मिल रहा है उसको आप डाल दो इनकम एक्सपेंडिचर में, कहीं भी यूज कर लेंगे, रेवेन्यू कैपिटल जहां मन वहाँ यूज हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। तो जनरल डोनेशन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ द फंड इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द डोनर, रेवेन्यू नेचर होगा उसको हम लोग डाल देंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, कैपिटल में नहीं लेके आएंगे। बट अगर स्पेसिफिक डोनेशन हुआ, अब देखो स्पेसिफिक डोनेशन भी आपका 3 तरह का हो सकता है, बट जो भी होगा स्पेसिफिक डोनेशन नॉर्मली होता है कैपिटल इन नेचर, ठीक है। तो मतलब समझो क्या, यहाँ पर आपको हो सकता है स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल एसेट के लिए आपको मिल सकता है, कि आप बिल्डिंग बनवा लेना, जैसे क्या होता है ये जनरली स्कूल्स को मिलता है ये चीज़ कि आप बिल्डिंग बना लेना, जैसे मान लो क्या हमारे पास क्लासेस तो है, अब बच्चा भी आ रहा है अच्छा खासा हम लोग को पढ़ाना, और क्लास में 9-10 तक हमारा 11-12 करना चाहते हैं हम लोग, बट हमारे पास 11-12 का परमिशन कब मिलेगा, जब हमारे पास जगह होगा, हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग है ही नहीं और जगह, तो हम लोग क्या करते हैं डोनेशन लेते हैं जिससे हम लोग ये बिल्डिंग वाला काम लोग करेंगे, तो ये बिल्डिंग के लिए डोनेशन है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा,
ठीक है, तो एक तो होता है कैपिटल एसेट के लिए, एक तो इंडोमेंट फंड हम लोगों ने पढ़ लिया, और तीसरा होता है कोई रेवेन्यू, जैसे मान लो रेवेन्यू कोई खर्चा, जैसे मान लो प्राइस, ठीक है, जैसे क्या हुआ हम लोग बोलते हैं प्राइस फंड, ठीक है, मतलब क्या सर इसका, जैसे अभी हम लोग चाहते हैं देखो फिटनेस रहे बच्चों में, ठीक है, फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, अब समझो हम लोग चाहते हैं कि फिटनेस ऐसे रहेगा, तो इन लोगों को हम लोग टाइम टाइम पे ना मैराथन दौड़वाते हैं, चलो दौड़ो, ठीक है ना, अलग अलग एक्टिविटीज हम लोग करवाते हैं, बट इन लोग को मोटिवेशन कैसे आएगा, बच्चा है अभी, है ना, इतना ज्ञान का बात समझेगा नहीं, मोटिवेशन कैसे आएगा इन लोगों को, तो मोटिवेशन ऐसे आएगा इन लोगों को कि जो जीता उसको कुछ प्राइज मनी रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि ये प्राइज फंड, अब मान लो कोई डोनेशन दे इन लोगों को कि आप ठीक है, आप सिर्फ प्राइज फंड के लिए इसको यूज करना, तो प्राइज फंड के लिए मान लो दे दिया 5 लाख रुपया आपको, और वो 5 लाख रुपया ये भी स्पेसिफिकली बताया गया, तो एक काम करना उसको प्राइस फंड में रखना, उसको इनकम स्टेटमेंट में डाल नहीं देंगे हम लोग। अब ये चीज समझ, जब भी कभी आपका कैपिटल एसेट के लिए या फिर कोई रेवेन्यू पर्पस के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है और उससे आपको कुछ इनकम होता है, मान लो आपने कुछ दिन के लिए, जैसे मान लो बिल्डिंग ही बनाना बट काम शुरू होगा 6 महीने बाद, तो क्यों अपने पास रख के पैसा वाह करो, उसको हम लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हम लोग रख सकते हैं, उसको हम लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे जो आपको इनकम आ रहा ना, चाहे वो प्राइस फंड के लिए पैसा हो चाहे किसी, तो वो रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव फंड में ही वो यूज होना चाहिए, मतलब वो उससे क्रिएट करना चाहिए हम लोगों को, जैसे मान लो प्राइस फंड हमारे पास 5 लाख था, उसको हम लोग इन्वेस्ट किए, वहां से लेट 20 हजार का डोनेशन हमारे को आया है, सॉरी मतलब 20 हजार का इंटरेस्ट हमारे को आया, तो अब प्राइस फंड हो गया 5,20,000। क्लियर है चीज, तो पहला जो भी स्पेसिफिक डोनेशन आएगा स्पेसिफिक अकाउंट में, उसी फंड में, बिल्डिंग फंड प्राइस फंड, उसमें जाके वो क्रेडिट होगा, उसके बाद उससे कुछ अगर इनकम आ रहा तो वो भी वो बिल्डिंग फंड या प्राइस फंड में ही जाएगा। एक बार मान लो बिल्डिंग बन गया, ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया जो करना था इस साल का, उसके बाद ये पैसा क्या होगा, तो अब क्या होगा वो देखना पड़ेगा किसके लिए मिला था, अब बिल्डिंग फंड बताओ ये कैपिटल एसेट है, तो बिल्डिंग फंड जो है कैपिटल एसेट है, तो एक काम करो इसका जो पैसा जो है बचा हुआ आपके पास, इसको डाल दो आप जनरल कैपिटल फंड में, जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड में डाल दो उसको आप, ठीक है, तो बिल्डिंग फंड एक स्पेसिफिक फंड था, जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड आपका जनरल फंड होता है, वहां डाल दो पैसा आप, ठीक है, और जो प्राइस फंड जो आपके पास आया था ना, उसको अपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब जो फंड का पैसा है उसको आप डाल दो इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के लिए था वहां डाल दो, और तीसरा इंडोमेंट हमने देखने का क्या करना है, इंडोमेंट तो कभी यूज पूरा पूरी होगा नहीं, वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा, और जो इनकम आता जाएगा हर साल वो जाएगा कहाँ बताओ हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर, और रिलेटेड जो भी खर्चा भी आता जाएगा उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में डालते जाएंगे, है ना, और पढ़ते हैं क्या लिखा है, स्पेसिफिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ बताया हुआ यूज आपको वही करना है सिर्फ, ठीक है, तो यूज ऑफ फंड स्पेसिफाइड बाय डोनर कैपिटल इन नेचर होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी करके दिखे जब तक पूरा यूज नहीं हो जाए, ठीक है, अब अगर मिला है कैपिटल एसेट के लिए से मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर फॉर एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज स्कॉलरशिप ये सब के लिए, इंडोमेंट फंड हम लोग पढ़ लिया ऑलरेडी, हम लोग क्या होगा इनकम ऑफ विच इज टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पूरा फंड यूज नहीं करना हम लोग को। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, देखो ये पैसा हम लोग को मिला 10 लाख में मिला मान लो बिल्डिंग फंड के लिए, तो वो बिल्डिंग फंड में जाएगा, और ये प्राइस फंड में जाएगा, और ये हमारा इंडोमेंट फंड है उसका नाम लिख देंगे वो फंड में जाएगा, ठीक है। इनकम आउट ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट, अगर उससे इनकम आता है तो ये बिल्डिंग फंड में ही क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, ये प्राइस फंड में क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सीधे जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर और वहीं से वो खर्चा होते जाएगा। और ट्रीटमेंट आफ्टर ऐसा मान लो यूज हो गया पूरा पूरा पैसा, जैसे देखो इसके तो ये पॉलिसी है ही नहीं, यूज कैसे होगा, तो रखा हुआ 60 लाख अलग से, ठीक है, बाकी दोनों के लिए क्या है, तो इसको आप डाल देना कैपिटल फंड, जिसको जनरल फंड ही बोलते हैं, और प्राइस फंड का पैसा कहाँ चल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो स्पेसिफिक डोनेशन किसके लिए मिला है इस पे डिपेंड करता है यूज कैसे हम लोग क्या क्या करना है, ठीक है। अब वो यहाँ से सम्स पूछने का आसार तो बहुत कम है, मतलब चांसेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और एक सम भी है, ठीक है ना, एक सम भी है जिसको हमने क्लास में किया भी था एक बार, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने एक बार ले लो, मैं दिखाता हूँ वो सम, 8 या 9 नंबर कुछ समय से होगा, ये रही बिल्डिंग फंड का ये सम है, ठीक है, इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसको बनाना है आप एक बार, मैं सोल्यूशन में दिखा दूंगा, मैं हट जाता हूँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ये, और आप सॉल्यूशन भी ले लो। डन ना, चलो, ओके, तो अब क्या स्पेसिफिक डोनेशन और इंडोमेंट फंड, सिर्फ स्पेसिफिक डोनेशन जो बोलते हैं हम लोग, चाहे वो बिल्डिंग फंड या फिर अलग के कैपिटल हेड के लिए जो मिलता है, और इंडोमेंट फंड में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो समझो डोनेशन फॉर कैपिटल एसेट या इंडोमेंट फंड का वो दोनों समझ में आएगा डिफरेंस, इसको पढ़ना समझ में अब आ जाएगा आराम से, देखो क्या है, डोनेशन इंक्लूडिंग इनकम मेड आउट
जो हम लोग का इनकम भी होगा इसमें से आउट ऑफ द फंड इन्वेस्टेड, वो भी कहाँ जाएगा, वो फंड में ही क्रेडिट होगा और उसी के लिए यूज करना। बट यहाँ पर क्या होगा, डोनेशन तो जो पैसा वाली हम लोग छोड़ देंगे इन्वेस्ट करके, उससे जो इनकम आएगा उसी को हम लोग यूज करना है। इससे जो इनकम आएगा वो फंड में ही क्रिएट करना है। यहाँ पे बोलता है इनकम कहाँ क्रिएट करो, इनकम एक्सपेंडिचर में। आफ्टर यूटिलाइजेशन ये कहाँ चल जाएगा, कैपिटल फंड, जैसे हम लोग बोले जनरल फंड, वहाँ चल जाएगा। बट ये डोनेशन जो है ये कहाँ रहेगा, ये हम लोगों का वैसे ही पड़ा रहेगा, ये ट्रांसफर करने जरूरत नहीं, सिंस हम लोग इसको यूज ही नहीं करेंगे पूरा पूरा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जो हम लोग मेंबरशिप तो ले लिया हम लोग मेंबर बन गए, अब हर साल कुछ हम लोग पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये ईयरली हो सकता है, ये मंथली हो सकता है, क्वार्टरली, आप जैसे भी रहेगा वो दे सकते हैं, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप भी मतलब क्या होता है कि देखो बार बार ना ये हर एक महीना और हर एक साल मुझे परेशान नहीं करो, एक बार ले लो मेंबरशिप ही, बात खत्म करो, ठीक है। तो मान लो हमने हर एक मेंबर के लिए रख दिया 1,00,000 रुपया, हम लोग रख दिए क्या, लाइफ मेंबरशिप फी, या फिर जो जो दे रहा है हर साल देते रहो 2,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको मतलब, ठीक है। तो 2,000 हर साल, या फिर मान लो अब जो लोग लाइफ मेंबरशिप फी दिए 1,00,000 रुपया, ट्रीटमेंट क्या करना है उसका। तो अब इसका ट्रीटमेंट एक चीज समझो, अब ना ये एनपीओ हम लोग को बताया क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि देखो अब ये एक बार में मिल गया है, बट हर साल तो कुछ प्रोपोर्शन जाएगा ना। तो मान लो हम लोग समझ रहे हैं कि इसका 50 साल में हम लोग राइट ऑफ करेंगे पूरा मतलब अमाउंट, तो ठीक है, डिवाइड 50 कर दो, हर एक मेंबर पे 2,000 रुपया हर साल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। 1,00,000 पूरा जो मिला डाल देंगे रिसिप्ट पेमेंट में, और वो दिखेगा हमारा लाइबिलिटी में भी। दो हजार कितना, दो हजार जाएगा हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर में हर साल, और बाकी हर अमाउंट जो भी होगा वो जाते रहेगा हम लोग कहाँ बताओ, वो लाइबिलिटी में दिखते रहेगा। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के बाद रिसिप्ट पेमेंट में 1,00,000 दिख रहा था, बट इनकम एक्सपेंडिचर में कितना गया, खाली 2,000 रुपया, बाकी 90 कहाँ दिख रहा है, बैलेंस शीट में। फिर नेक्स्ट ईयर 2 या फिर चल जाएगा, और बैलेंस शीट में कितना 96 दिख जाएगा। ऐसे करते करते एक दिन ये पूरा खत्म हो जाएगा 50 साल में, और रिसिप्ट पेमेंट में एक ही बार जाएगा जब वो मिला था, है ना। तो इट कुड बी ट्रेडेड एज डिफर्ड रिसिप्ट। डिफर्ड रिसिप्ट मतलब क्या, बड़े से पैसा मिल गया, टाइम टाइम पे करेंगे इसको इन द बैलेंस शीट, एंड एवरी ईयर स्पेसिफिक अमाउंट क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हर साल जाएगा। कुछ अभी कितना जाएगा क्या जाएगा वो सब में दिया रहेगा, हमें दिमाग नहीं लगाना अलग से, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये थिंग आई थिंक आपको ये सब चीज़ आपको अच्छी तरह सब क्लियर तो है, ठीक है। अब दो कुछ एक एडजस्टमेंट्स है, इंपॉर्टेंट कुछ एक एडजस्टमेंट्स है जो एनपीओ में आपको देखने मिलेगा, तो उसको पहले ही एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल इंटरव्यू में कुछ हल्का झलक इसका आया था, बट अब यहाँ पर ना और भी अच्छे से आप चीज़ों को समझोगे, ठीक है। समझो, जैसे मान लो हम लोग कोई भी इनकम का बात करते हैं, एनपीओ का कोई भी इनकम ले लेते हैं, चलो हम लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन, ज़्यादातर यही देखने मिलेगा हम लोग को, उसी का पहले बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हमारा बस यहाँ पर मोटिव यही है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितना रुपया का इनकम हुआ है वो दिखाना है। वो मिला या नहीं मिला उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग बात नहीं कर रहे उसका, कितना एक पर्टिकुलर ईयर में इनकम हुआ है आप मुझे उसका बात बता दो, मतलब एक्रूअल, फुल्ली एक्रूअल हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर ईयर का बताना है, ठीक है। और कितना हम लोग का इनकम वो बताना है, कितना मिला वो नहीं। तो मान लो हमें सम में दिया हुआ है कि हमको मिला 1,00,000 है, बट 10,000 अभी भी मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। समझो 10,000 मिलना बाकी है, तो एक्चुअल में इनकम कितना है, तो भैया 10,000 और ऐड कर दो, 1,10 का इनकम है ना। और फिर साथ में बोलता है कि नहीं समझो, कुछ लोग एडवांस भी दिया है, बट कितना, बट 3,000 का लोग एडवांस भी दिया, ठीक है, तो प्री रिसीव हटा भी दो, तो 3,000 तो हमारा इनकम है, मतलब 3,000 हटाने के बाद एक साथ तो हमारे सब होता है, हाँ एक साथ आपका इस साल का इनकम है। तो ये तो हुआ एडलेस का तरीका। दूसरा क्या है, ये आपका इनकम है ना, ये आपका इनकम है, आपको मिला है पैसा, आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाई बैंक कर दिया मैंने, कितना, 1,00,000 रुपया। अब बोलता है 10,000 रुपया मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है तो मतलब एसेट की लायबिलिटी है, सर मिलना बाकी है मतलब हमारा एसेट्स है, ओके आपका एसेट है क्या, तो आप एक काम करो, बाई बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस सीडी दिखा दो आप, 10,000 रुपया। और अगर जो हमने एडवांस लेके रखा है ये आपका लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखाता हूँ, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1,10,000 माइनस ये 3, तो ये 1,07,000 हमारा इस साल का इनकम है, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बोलो क्लियर है। बट इसके साथ साथ बहुत बार ना आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया रहेगा। जैसे मान लो ये एक साथ का फिगर मान लो आ गया था, और अब बोलता है क्या, कि आपको पता है एक बात, लास्ट ईयर का पैसा कुछ लोग का ड्यू था, मैं बोला कितना, बोलता है 2,000 रुपया। तो अब समझो लास्ट ईयर का ड्यू था, लास्ट ईयर सबसे पहले तो वही मिला होगा, बोला हाँ। तो इस 1,00,000 में 2,000 ऐसा अमाउंट है जो लास्ट ईयर के लिए मिला था, उसका ड्यू था,
तो क्या आपको लगता है यहाँ पर आना चाहिए? नहीं सर, फिर तो यहाँ इस साल में नहीं आना चाहिए। तो 90, सॉरी कितना हो रही है, 1,05,000, तो ये 1,05,000 ही इनकम मानेंगे। फिर बोलता नहीं नहीं, थम थम थम, एक और चीज बता, बोलिए, बोले क्या, लास्ट ईयर 6,000 रुपया का एडवांस मिला था। अब सोचो, बोलता है लास्ट ईयर एडवांस था, किसके लिए मिला होगा? इस साल के लिए। अगर बोलता है लास्ट एडवांस किसके लिए मिला होगा? इस साल के लिए। तो +6 आप ऐड करो। देखो एक चीज अगर दिमाग में क्लियर रखोगे ना, कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इस साल का इनकम कितना कितना मिला, उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस साल का इनकम कितना अगर आपको जानना है तो आप दिमाग मत लगाओ कि कितना मिल चुका है, इस साल के लिए कितना मिल चुका है और इस साल के लिए कितना मिलना बाकी है। ठीक है। और अगर जो एडवांस मिला उसको हम लोग को हटाना है कि वो इस साल का नहीं है, आने वाले साल का है। तो समझो, अगर कोई लास्ट ईयर का अगर एडवांस था तो वो किसके लिए मिला होगा? इस साल के लिए, तो उसको ऐड कर लो। ठीक है। अब अकाउंट में कैसे दिखाएंगे इसको हम लोग? मान लो अगर ओपनिंग प्री रिसिव्ड है तो ओपनिंग लाइबिलिटी बन गया वो, तो बाई बैलेंस बीडी करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे ओपनिंग प्री रिसीव कितना है, 6,000 रुपया। ठीक है। और अगर आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो वो आपका एसेट है, अक्रूड है आपका, तो पैसा आपको मिलने वाला है, तो टू बैलेंस बीडी लिख के रखो। उसको कितना है ये 2,000 है। और अब देखो आप कितना आ रहा है आप ये पैसा, तो 6 और 10, 1,16,000, सॉरी 1,06,000 और ये 10, 1,16,000 माइनस ये 5, तो 1,11,000 हम लोगों को आ रहा है, क्या बताओ, इनकम। क्लियर है चीज? अब इसी चीज को देखो हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है। देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब को पैसा मिलना बाकी है, तो टू बैलेंस पीडी, और क्लोजिंग मतलब बाय बैलेंस सीडी। ठीक है। ओके। अगर आपका ओपनिंग एडवांस ले रखा आपने लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस दिखाना पड़ता है, बाय बैलेंस पीडी, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। और जो पैसा आपको मिला वो कहाँ दिखाया था? बैंक मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो पैसा मिला तो यहाँ दिखा दो, और अल्टीमेटली आपका यहाँ बैलेंस फिगर आ जाएगा, कितना आपका यहाँ पर इनकम है। और उसको चाहो तो एल से दिखाना, वो भी दिखा लो। देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जितना रिसीव हुआ था, इस साल का जो हमारा एडवांस मिला था उसको हटाना पड़ेगा, और इस साल का जो मिलना बाकी था वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम लोग आपको बोलेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, एंड हम लोग क्लोजिंग रिसीव हम लोग लेस करेंगे। बड़ा बढ़िया बात है। लेकिन जो लास्ट एडवांस मिला था उसका क्या, वो तो इस साल के लिए मिला था, उसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ बात सही है आपका, तो ओपनिंग प्रीसी आप ऐड कर लो। और जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सबसे पहले तो वही मिला होगा जो हमारा इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम हमारा है ही नहीं, तो आप काम करो उसको हटा दो, करके जो आएगा नेट, ये आपका अब इनकम है। सर इस पे एक सम करा दिया, मजा आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इस पे ना एक सम करते हैं हम लोग, सम है हमारे पास, हमने मार्क भी कर रखा है, उस पर करते हैं सम। इसे देखो क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिसेस टीटी क्लब, 5 नंबर सम है, ठीक है। मिसेस टीटी क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। क्या होता है यहाँ पर? बोलता है स्टॉक ऑफ स्पेस मटेरियल है, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट, ये छोड़ दो, ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन यही है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग दे के रखा है, और क्लोजिंग भी, रिसीव एडवांस ओपनिंग को दे के रखा है। तो पूछता क्या, बोलता है देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 3,75,000। अब समझो आप 375 तो रिसीव हुआ है। अब बोलता है अगर रिसीव हुआ समझो, और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ये मिलना बाकी है, तो इसको ऐड करो। और ये लास्ट एक ऑप्शन था, तो यही पहले मिला होगा जो हमारे इस साल का है ही नहीं, कतई नहीं है इस साल का, तो इसको आप लेस भी कर दो, 1,150। ठीक है सर। इसके साथ साथ बोलता है लास्ट चेक का एडवांस है 9,000, तो पहले तो हम लोग को लेना पड़ेगा वही, क्योंकि लास्ट चेक मिला था इस साल के लिए मिला होगा, तो उसको आप ऐड कर लो 9,000 रुपया। और जो इस साल का एडवांस है वो आने वाले साल के लिए है, तो इसको आप हटा दो। तो अब जो आएगा ये आपका इनकम हो जाएगा। आप चाहो तो अकाउंट भी बना लो, कैसे अकाउंट बनाओगे बताओ यहाँ पर। आप ऐसे दिखाना, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ये एसेट है आपका, तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, और बाई बैलेंस सीडी आपका हो गया क्लोजिंग। वैसे लाइबिलिटी आपका ओपनिंग 9,000 रुपया, और क्लोजिंग का 5,250। अब जो पैसा मिला 375 उसको आप यहाँ पे दिखाओ। ठीक है। और जो बचा आप जाएगा इनकम मेडिसिन में। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अब क्या होता है, कुछ एक खर्चा, कुछ एक ऐसा खर्चा होता है जिसका हमारे पास दिखना आपको क्रिएटर भी मिलेगा। ठीक है ना, जिसका आपको क्रिएटर भी मिलेगा। एनी एक्सपेंसेस, अब जैसे मान लो कोई भी एक्सपेंस, जैसे हम लोग अभी कोई एक्सपेंस अगर दिखाना हम लोगों को ना, तो यहाँ पर समझो आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी होगा हमारा, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ, क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी है। जस्ट नॉर्मल से उल्टा कर दो, और क्या लाइबिलिटी खर्चा तो उल्टा हो जाएगा ना। और अगर मान लो आपने प्रीपेड किया है, ये बार ये आपका एसेट है, अगर प्रीपेड है तो इस बार आपका ये एसेट है, तो टू बैलेंस वीडियो जाएगा आपका प्रीपेड, और यहाँ दिखा देंगे। और अब आप पैसा जब पेमेंट करते हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता ना। आप पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अगर ये टू बैंक मतलब टू रिसिप्ट पेमेंट, तो जो बचा वो सब क्या हमारा, वो इनकम एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा है हमारा। जैसे मान लो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हुआ ना,
हमने पे किया है 1 लाख और पे करना अभी बाकी है 20,000 रुपया। टोटल खर्चा कितना हो गया 1,20,000। लेकिन क्या हुआ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 8,000 रुपया। हाँ तो वो तो पे किए होंगे हम लोग 1 लाख में, वही होगा पहले तो। क्योंकि देखो लास्ट ईयर बचा सबसे पहले तो वही मांगेगा ना जिसका भी होगा। उसके बाद आप बोलेंगे 1/12 तब इस साल का हमारा खर्चा है। क्लियर है क्या? ओके सर, डन। अब मान लो कुछ ऐसा एसेट है खर्चा है जिनका हम लोग को साथ में दिख रहा है क्रिएटर। जैसे मान लो क्या, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम। जैसे मान लो क्या, जैसे अब कोई क्लब वगैरह जहाँ क्रिकेट क्लब है, ठीक है, अब यहाँ पर ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होता है हमारा, बैट हो गया, विकेट हो गया, सब बहुत ज़्यादा ही मतलब टूटता फूटता ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो वो सब कितना एक साल में कंज्यूम हुआ ना, वो जाता है कहाँ पता है हम लोग का, इनकम एक्सपेंडिचर में। एंड मेडिसिन, जैसे मान लो हॉस्पिटल है, ये सब जगह मेडिसिन कितना कंज्यूम है वो जाता जाता हम लोग को। तो जनरली क्या होता है ऐसे केस में, एक हमारा एक्सपेंस तो है ही बट साथ में इनका हमारा लाइबिलिटी दिखता है, मतलब क्रिएटर भी दिखते रहता है हम लोग को। जैसे मान लो हम लोग को दिखाना है कि कितना, ऐसे मान लो मेडिसिन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, हमें दिखाना है हॉस्पिटल में कितना खर्च हुआ मेडिसिन। तो हम क्या बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 10,000 का ओपनिंग हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक था, ठीक है। और क्या हुआ है, हम लोग परचेस किए हैं इस बार 1 लाख का, परचेस किए 1 लाख रुपया का हम लोग परचेस किए, और अभी भी 15,000 रुपया लास्ट में बचा हुआ है। तो आप बोल दो बाकी कंज्यूम हुआ है। तो 10,000, 1 लाख, 1,10,000 -15, तो 95 में बोल दूं क्या कंज्यूम हो चुका है इस साल। हाँ तो ये कंज्यूम जो है ये चल जाएगा कहाँ बताओ, ये कंज्यूम में चल जाएगा हम लोगों का वो इनकम एक्सपेंडिचर में। ये जो 1 लाख अगर कैश में पेमेंट करके हम लोग लेकर आए थे तो ये चल जाएगा रिसिप्ट में पेमेंट में। बट बहुत बार क्या होता है इसको लेकर आते हम लोग क्रेडिट में, ठीक है। तो अब हो सकता है पेमेंट आप किए वो 1 लाख, बट आप परचेस किए थे 1,30,000, उधार में परचेस किए थे टोटल। तो आप एक काम करना, फिर आप बनाना क्रेडिटर का अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, आपका ओपनिंग लाइबिलिटी होता है, क्लोजिंग लाइबिलिटी होता है। जितना आपने पेमेंट किया वो टू बैंक में आपका चल जाएगा, और बाकी आपने इससे परचेस किया होगा बैलेंस से फिगर निकल जाएगा, और फिर लाकर उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। सर कैसे, एक सम दिखाए ना, चलो आओ देख लो। अब बोल रहे हो इतना देख लो। इस देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल अगर देखो अगर आप, तो बोलता है ओपनिंग में था 75, क्लोजिंग है 1,12,500, ठीक है। और बात सुनते हैं हम लोग इन लोग का। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में है 75, टू बैलेंस बी डी 75 स्पोर्ट्स मटेरियल, और बाई बैलेंस सी डी 1,12,500, यही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है क्या, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब क्रेडिटर है ये। कितना, ओपनिंग है 67,500, क्लोजिंग 97,500, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ये हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस बी डी 67,500, और ये 97,500 इसका है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक ना। ओके। इसके बाद क्या हुआ है, और कुछ दिया सम में क्या हम लोग को, तो बोलता है यहाँ पर सब कुछ करने के बाद हम लोग पेमेंट किए हैं, परचेस नहीं बोलता है, बोलते हैं पेमेंट किए हैं 2,25,000। बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप पेमेंट किए हो 2,25,000 तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ होगा, है ना, टू बैंक हुआ होगा 2,25,000। तो समझो 2,25,000 प्लस 97,500 माइनस करेंगे ये 67,500, मतलब बाकी 2,55,000 का तो परचेस हुआ होगा, ठीक है। तो ये 2,25,000 जाएगा रिसिप्ट पेमेंट जो पेमेंट हो गया। अब 2,55,000 का परचेज हुआ था, हमारे पास ऑलरेडी 75 था, तो टू परचेज मतलब क्रेडिटर से आया ये कितना, 2,55,000। तो क्या बोलूंगा देखो मैं, 255 हम लोगों ने परचेस किया, ऑलरेडी 75 हमारे पास पहले से था, टोटल हो गया 3,30,000, और बचा है 1,12,500। तो मैं बोल दूं क्या बाकी कंज्यूम हो गया, तो 2,17,500 बाकी कंज्यूम हो गया। तो ये 2,17,500 कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? यस सर। और जो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का जो एसेट है जो बचा हुआ है, ये जाएगा बैलेंस शीट में, एंड क्रिएटर का जो लाइबिलिटी आपको दिख रही है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। डन। चलो, तो अब इसी को यहाँ पर एकदम देखो बढ़िया से यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये क्रिएटर वाला चीज़। तो पहले दिखा दो क्लोजिंग ओपनिंग इसका बैलेंस जो भी होगा क्रिएटर का, ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, ठीक है। फिर हमने जो पेमेंट किया है टू बैंक में, टू रिसीव पेमेंट, एंड बाई स्टॉक हम लोग का कितना कंज्यूम्ड हम लोग का यहाँ पर, तो ये हमारा कितना परचेज यहाँ पर वो आ जाएगा। और जैसे ये परचेज आपको निकल गया, आप लेके जाओ उसको स्टॉक में, कितना था पहले देखो, ये बैलेंस बीडी था, आपने ये परचेज किया, और अगर ये दिखा रहा हो आपके आपके पास बचा हुआ था, बाकी कंज्यूम हो गया बैलेंस से फिगर, ठीक है। इसको भी आप एडजस्ट करके दिखा सकते हो नॉर्मली, बट ऐसे दिखा सही रहेगा।
अब अगर इतना कुछ सीख गए तो अब इसके बाद आपके लिए कोई पॉसिबल माने कोई माने प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको रिसिप्ट पेमेंट और इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है। जैसे मान लो इनकम स्टेटमेंट बताओ क्या क्या आएगा, यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर का जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर है, भले ही वो समझ में आ रहा है, भले ही पेमेंट हुआ चाहे नहीं, भले रिसीव हुआ चाहे नहीं, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। हाँ बट ध्यान दो यहाँ पे फिर डिप्रिसिएशन वगैरह भी आएगा जो रिसिपेंट में नहीं आता। और रिसिपेंट क्या बोलता है, रिसिपेंट बोलता है कि देख भाई हम लोग के पास जैसे ये नॉर्मल कैश बुक होता है, पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो हम लोग पेमेंट दिखा देंगे, बात खत्म। अब वो चाहे एसेट परचेस करने के लिए पैसा गया हो, चाहे वो मान लो कोई नॉर्मल सैलरी पे करने के लिए गया हो, पेमेंट में तो सब दिखेगा। देखो यहाँ पर बाई सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंस, कोई एसेट परचेस किया, मान लो फर्नीचर परचेस किया, वो भी यहाँ पर आएगा। पेमेंट के क्रेडिटर को ये भी यहाँ पर आएगा। मतलब नॉर्मल सा चीज़ है, पैसा गया पेमेंट में दिखाना है, पैसा आया तो रिसिप्ट में दिखाना है। हम एक बार भी नहीं पूछेंगे हम लोग कि ये रेवेन्यू पर्पस था या फिर कैपिटल पर्पस था इसका, और किस साल के लिए मिला, इस साल में मिला लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है ना। और ये क्या बोलता है, ये तो दो बात बोलेगा, एक तो रेवेन्यू पर्पस होना चाहिए, दूसरा इस पर्टिकुलर ईयर का होना चाहिए। अगर इस ईयर का नहीं है तो हम लोग नहीं ले सकते इनकम एक्सपेंडिचर में। और इसका भी सम करते हो ना, दिखाते एक सम आपको। 11 नंबर सम है, दो क्या बोलते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ ऑल स्टार वुमेन्स फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। टू बैलेंस बीटी ये देख रखा दोनों बैलेंस जो हमारा इनकम स्टेटमेंट में कोई काम करनी है, वो जस्ट लाइक समझो पीएल है और कुछ नहीं दिखता है। कभी वहाँ पर कैश बैंक का बैलेंस है नहीं, ये चल जाएगा आपका बैलेंस शीट में अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना रहा तो। और देखो बहुत बार यहाँ भी आपको ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं हो। जैसे मान लो सिंगल एंट्री था ना हमारा, ओपनिंग कैपिटल के बनाते थे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वैसे यहाँ भी बनाना पड़ सकता है हम लोग को। सब्सक्रिप्शन ये हम लोग को मिला है, क्योंकि ये रिसिप्ट पेमेंट का बात कर रहे हैं, ये मिला है, कितना इनकम है हमें नहीं पता। लाइफ मेंबरशिप फी हम लोग को इतना मिल गया है, तो बताया क्वेश्चन में लोग क्या करना है इसका। ग्राउंड मेंटेनेंस का हम लोग इतना पेमेंट किया, सैलरी जी, और देखो जी में इक्विपमेंट एसेट होता है, परचेज का पूरा दिखा दिया 25,000 यहीं पे। स्पोर्ट्स के लिए एक्सपेंसेस किया है कितना बताओ, 11,750 दिखा दिया। कोचेस का रेमुनेशन, जनरल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सब कुछ आ गया, और जस्ट लाइक कैश बुक हम लोग दिखा दिए बैलेंस भी। अब बोलता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 880 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक, हम लोग लिखना भूल गए हैं। तो ठीक है, जो आपको कैसेट बैंक दिख रहा है यहाँ पर 880 बढ़ा देना, अगर बैलेंस शीट बनाने बोला तो वहाँ दिखा देंगे। और 880 का एक इनकम है, वो क्या करना आप दिखा देना इनकम स्टेटमेंट में, वो तो इनकम है नॉर्मल रेवेन्यू इनकम है, वो आ जाएगा। 80% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी टू बी कैपिटलाइज, तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ना लाइफ मेंबरशिप फी, इसका 80% मतलब 6,000 रुपये हो जाएगा कैपिटलाइज, मतलब दिखा देंगे कैपिटल फंड में जाके। लेकिन बाकी 1,500 हमारा इनकम हो जाएगा, हमारा कहाँ बताओ वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम दिखाकर। बोलता है एक ओल्ड जिम इक्विपमेंट था 20,000 का, उसको हम लोग एक्सचेंज करके लिए हैं और 12,500 हमें मिला उसके लिए। अब समझो आप, ये 20,000 का था और इसके लिए हम लोग को मिला 12,500, को समझ में आ रहा है क्या, 7,500 का लॉस हो गया। ये जो लॉस हुआ है ना, ये हम लोग दिखाते हैं कहाँ पता है, इनकम एक्सपेंडिचर में। ये लॉस हुआ वो दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग, तो साथ साथ आपको यहाँ पर लॉस दिखाना ही पड़ेगा, है ना। अब एक चीज समझना, बोलता है नया जिम इक्विपमेंट था 37,500 का, तो 37,500 का नया था जिसमें 12,500 को एडजस्ट करके हम लोग को देखो 25,000 पे करना पड़ता। ये दिखाते हैं यहाँ पर। ओके सर, बढ़ते आगे। अब बैलेंस बताता बाकी क्या क्या, बट यहाँ ध्यान देना, ये यहाँ पर ओपनिंग है, ओपनिंग लास्ट में दिया हुआ, कंफ्यूज मतलब एग्जाम में जब भी ऐसे बैलेंस दिया रहेगा ना, आप देखना कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, वरना गलत हो जाएगा पूरा सम। समझो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी यहाँ पे कितना दिख रहा था, सैलरी हमने पेमेंट किया 9,000 रुपया, ठीक है। बोलता आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग है 750 रुपया, मतलब पेमेंट करना बाकी है, तो खर्चा में इसको ऐड करो अभी, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ होगा तो रिसिप्ट पेमेंट बोलेगा, हम तो नहीं दिखाएंगे पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। बट इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर तो हो चुका है, हमें ऐड करना पड़ेगा खर्चा में। बट यहाँ 1,500 बोलता है लास्ट एक आउटस्टैंडिंग था, तो सबसे पहले तो वही पे हुआ होगा, और इस 9,000 सबसे पहले वही दिखाया गया होगा, है ना, पेमेंट हुआ तो। बट इनकम स्टेटमेंट क्या बोलेगा, देख भाई मेरा ये खर्चा है ही नहीं इस साल का, तो हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, तो आप इसको लेस कर देना। सेम अब बोलता है एरियर सब्सक्रिप्शन, मतलब मिलना हम लोग को बाकी है, जो इस साल का मिलना बाकी है आप उसको ऐड करो, जो पिछले साल का उसको आप हटा दो यहाँ से। एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो इस साल एडवांस मिला वो आने वाले साल के लिए मिला, मतलब इस साल का वो नहीं है, तो इसको आप हटा दो यहाँ से। और जो लास्ट में मिला उसको आप ऐड करो, सिंस वो इस साल के लिए मिला होगा। प्रीपेड ग्राउंड मेंटेनेंस में, तो इस साल आपने जो प्रीपेड किया 2,250 आपने एक्स्ट्रा दिया, वो आने वाले साल के लिए, तो उसको आप हटाओ। लेकिन जो लास्ट में प्रीपेड हुआ वो किसके लिए हुआ था, इस साल के लिए, ऐड करो उसको। जिम इक्विपमेंट पहले था 45, अब समझो 45 का जिम इक्विपमेंट था, 20,000 का WDB निकल गया यहाँ से, ओके।
सर 12.5 में गया ना, अरे भाई 7,500 लॉस भी बुक करोगे ना, तो 20,000 का चीज तो निकल गया यहाँ से, तो बचना चाहिए 25 का। हाँ, नया आया 37,500, ये कितना होता है, 25 35 60, 62,500 होता है इसका। और बचा कितना दिख रहा है हम लोग को, 57,000, 57,500। तो मैं बोल दूं क्या कि यहाँ पर ये 5,000 का डिप्रिसिएशन हो चुका है इसका। तो सर रिसिपेंट में तो दिखाया नहीं कहीं भी डिप्रेशन खर्चा में, ये बेटा नहीं दिखाएगा ना, पैसा थोड़ी लगता है डिप्रेशन चार्ज करने के लिए, वहां तो नहीं आएगा। ओके, तो ये 5,000 का डिप्रेशन हम लोग को यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतना ही करेंगे हम लोग, सरप्लस आ जाएगा, देखो सरप्लस कितना 9880, है ना। अब यहाँ पे कहीं खर्चा में ये सब मत दिखा देना कि जिम इक्विपमेंट परचेज किया, तो वो सब नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही हमारा क्या, चलो। और अभी हम लोग करते हैं रिसिप्ट पेमेंट का एक सम, वही मार्क किया होगा, आई थिंक मैंने 17 नंबर सम मैंने मार्क किया था, वो एग्जाम का सम है 16 17। अब देखो ये 17 नंबर सम ना आपको एग्जाम में पूछा गया है आई थिंक दो दो बार। हाँ, 2016 सिलेबस में दिसंबर 17 में पूछा गया था एक बार, और दिसंबर 22 में पूछा गया था 15 मार्क्स के लिए, दोनों बार 15 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। और चलो पढ़ते हैं इसको हम लोग, तो क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गामा क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 17। क्या हुआ है, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये सब कुछ, ये क्या होता है, राइट अप बताऊंगा, छोड़ दो इसको। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब देखो ये सब कुछ ना कितना इनकम या फिर कितना एक्सपेंडिचर उसके बारे में बात करेगा, कितना एक्चुअल में मिला उसके बारे में बात नहीं करेगा, इसलिए क्या बनाएंगे हम लोग, रिसिप्ट पेमेंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का इनकम है 68, डोनेशन हम लोग को मिला है 5। अब क्या क्या करना है और एक करके बात करते हैं ना। बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बोलता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 2600। अब सोचो आप ध्यान से एक चीज देखना आप, आपको 68 जो है ना, ये 68,000 इस पर्टिकुलर ईयर का इनकम बताया गया है, पर्टिकुलर ईयर का आपको इनकम बताया हुआ, कितना मिला वो नहीं बताया। तो ठीक है, एक चीज समझो, जो 2600 रुपया यहाँ पे है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। क्या आपको लगता है इस साल के इनकम में उसको लिया होगा, नहीं सर, सबसे पहले तो वही मिला होगा हम लोगों को, तो इसका मतलब हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो तो मिला ही नहीं होगा अभी, वो तो आने वाले साल में मिलेगा। बट इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोला होगा हमारा, इस साल का तो हम तो ले लेंगे। तो आप एक काम करो, हटाओ। सर ये क्या हो रहा है, ये जस्ट उल्टा करना हम लोग को, और कुछ नहीं। और लॉजिकली बात करना है तो आप वही करो, आप अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ, हर जगह आपको सही लगेगा, ठीक है। क्या बताओ, यहाँ पर आपके पास ये सब्सक्रिप्शन इन एरिया मतलब ओपनिंग एसेट है, और आपका ओपनिंग आपका यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर एसेट है। फिर वैसे ही ओपनिंग आपका लाइबिलिटी है 1000, क्लोजिंग आपका लाइबिलिटी यहाँ पर 1,500। अब आपको यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर आपको पता है, तो नॉर्मली बाई बैंक हम लोग पता होता था, इस बार आपको पता हुआ टू इनकम एक्सपेंडिचर कितना है, तो अपने आप बाई बैंक निकल जाएगा। हाँ, बट जितना निकलेगा यहाँ पर पूरा पैसा नहीं मिलेगा, सिंस पता है एक राइट ऑफ भी तो फिर हो गया है ना, हमारा बर्बाद भी तो हो गया पैसा कितना सर, तो राइट ऑफ हुआ मतलब बजट हो गया 350, तो वो भी हटा दो। अब जो बचेगा वो आपको इतना यहाँ पे मिला है, तो एलडीएस को निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, आपका मन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझो यहाँ पर उसी तरह से अप्लाई करना चीजों को। रेंट, रेंट बोलता है क्या, अब देखो इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है मतलब पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो खर्चा से घटाओ इसको, मतलब जो खर्चा दिया हुआ वहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया कि इस एक साल का खर्चा 4.5 है, तो भैया 800 तो आपने पेमेंट भी नहीं किया होगा, वो तब कितना हो गया पेमेंट, 3,700। बट बोलता है सुनो भाई, लास्ट ईयर का ड्यू भी था 500 पर, तो वही पेमेंट किए थे हम लोग। बोला हाँ पेमेंट तो किए थे, बट देखो 4.5 में तो नहीं दिखाया होगा ना, क्योंकि वो इस का था नहीं, तो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं माना होगा इसका बात। बोला हाँ ये बात सही है, तो एक काम करो आप उसमें ऐड करो 500, तो 4,200 आपका खर्चा। इस तरह से हम लोग को बताना है। तो आपको देखो, एक तो है अकाउंट बनाया करो, तो हर केस में हो जाएगा, अकाउंट बनाया करोगे तो ये यहाँ करोगे तो फिर थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। दूसरा, उतना दिमाग एग्जाम बैठ के मत लगाना, आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा आप सोच लेना, क्योंकि वो एक्रूअल बेस पे है, और हम लोग हर जगह फाइनल अकाउंट हो सिंगल एंट्री, हम लोग हर जगह एक्रूअल बेस पे हम लोग काम करते हैं। तो वो सोच लेना क्या हो रहा है, और रिसिप्ट पढ़ना आप उसका बस उल्टा कर देना, या लॉजिक लगाने बैठोगे एग्जाम में टाइम चल जाएगा, सीखने वक्त लॉजिक आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको ये भी अब अच्छी तरह सब कुछ आपको क्लियर तो है, और नोट्स में पढ़ लेते हैं एक बार। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या बोलते हैं देखो, तो टू बैलेंस जो ओपनिंग क्लोजिंग सब बैलेंस होगा वो हम लोग दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन है, एंट्रांस फी, डोनेशन, सेल ऑफ एसेट्स, जो प्रोसीड आया, जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसी समय जो हम लोग कर रहे हैं 17 नंबर कहाँ गया,
जैसे यहाँ देखो क्या हुआ, ये बोलता है लॉस ऑन सेल है 2500, तो लॉस ऑन सेल कहाँ दिखता है, इनकम एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट में दिखता है कितना पैसा मिला बेच के, तो बोलता है क्या, देखो कि ये बुक वैल्यू था ना फर्नीचर का, वो 7,000 था, जो हम लोग बेचे उसका बुक वैल्यू था 7,000, है ना। अब तो 7,000 बुक वैल्यू था, और तुमको 2,500 का अगर लॉस हुआ है, मैं बोल दूं क्या 4,500 तुमको मिला होगा पैसा हाथ में, तो जितना पैसा मिला ना वो दिखाओ रिसिप्ट में, 4,500 रुपया। ठीक है। अब समझो इसका ना परचेज भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर फर्नीचर था 30,000 का, आप समझो 30,000 का फर्नीचर यहाँ पर था, ठीक है, जिसमें से 7,000 का बुक वैल्यू चला गया, है ना। 7,000 का बुक वैल्यू बोलता है चला गया, उसका बोलता है डेप्रिसिएशन यहाँ पर हुआ है 3,100, बढ़िया बात है, ये भी हटाओ। तो 30 में 7 गया, कितना हुआ, 23 बचा, 23 में 3,100 गया, 23,000 माइनस 3,100, ये 19,900 बचना चाहिए, कितना बच रहा है ये 27,900, मतलब 8,000 का ना ये लोग एसेट परचेज किया है। सर ये तो कहीं नहीं दिखा इनकम एक्सपेंडिचर में, खर्चा में 8,000, ये बाबू कहीं दिखाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो ये बताएगा। बट पैसा तो गया है, पेमेंट तो हुआ होगा, नहीं तो क्रेडिटर बढ़ा होगा, बट कुछ नहीं हुआ तो क्या मानेंगे हम लोग, पेमेंट ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये पेमेंट जो हो गया होगा तो यहाँ दिखा दो 8,000 का परचेस यहाँ पर हुआ है, नहीं दिखाएगा यहाँ पे, ये रहा फर्नीचर परचेस 8,000, समझ आ गया। चलो कर सकते हो इस तरह से, ओके सर। तो सेल प्रोसीड दिखाना है। डोनेशन, अब डोनेशन कैपिटलाइज होगा, क्या होगा वो बात का बात, डोनेशन मिलेगा दिखा दो। जैसे समझो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ बोलता है इंट्रांस फी कैपिटलाइज हो चुका है 4,000 रुपया। आपको यहाँ पे देखो इनकम में कहीं दिख रहा है आपको इंट्रांस फी, आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे इनकम में इंट्रांस, ये उल्टा आ गया क्या, यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडिचर होगा और ये इनकम होगा, ठीक है। आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे इंट्रांस फी, यहाँ पर इनकम में कहीं पे भी नहीं, तो इसका मतलब पता क्यों दिख रहा है, 4,000 मिला होगा, उसको डाल दिए कहाँ पता हम लोग, उसको डाल दिए उसको हम लोग अभी सीधे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करके, तो पैसा तो मिला था, दिखाओ 4,000 रुपये यहाँ पर। अच्छा ऐसा है क्या बोला, हाँ और क्या, तो 4,000 देखो यहाँ पर यहाँ पे दिखाया गया होगा 4,000 रुपया, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पर भले आपने कैपिटलाइज कर दिया बट पैसा तो मिला था, रिसिप्ट में पूरा जाएगा यहाँ पर, डन। चलो, और अदर जो भी रिसिप्ट वो भी मुझे यहाँ दिखाएंगे, बाकी सारा यहाँ पर खर्चा करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश बैंक का। तो मतलब इससे क्या है कि ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज सोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू। इस ईयर में बस मिलना चाहिए, इसका मतलब यही है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर मिला तो हम उसको दिखाएंगे, नेचर क्या है कैपिटल रेवेन्यू उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, भले ही इस ईयर के लिए मिला हो या लास्ट ईयर्स और आने वाले ईयर्स के लिए मिला, हमें फर्क नहीं पड़ता है, मिला है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर वो नहीं आएगा, रिसिप्ट में वो नहीं आएगा। बट अगर बात करते हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर, वहाँ पे क्या होता है, ऐसा कोई वहाँ पे कैश बुक तो है नहीं कि टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक का दिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस नहीं, ये जस्ट लाइक हमारा प्रॉफिट लॉस होता है वैसे ही आएगा। बट यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस और डेफिसिट एज द केस में भी, ठीक है ना। चलो तो यहाँ दो क्या बोलता है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम shall be recorded in income and expenditure account on accrual, मतलब जो इस साल का वही लिखना हम लोगों को, मिला चाहे नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, देखो इट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा भले ही पे हुआ हो या नहीं, सेम विथ इनकम रिसीव हो या नहीं, बट अगर करंट ईयर का इनकम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, दिखेगा। इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट, बहुत बार हम लोग एसेट सेल कर देते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस जो होगा उस सेल पे ना, सच सेल शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट द होल सेल प्रोसीड। ये नहीं कि बोलना कि 7,000 का मान लो एसेट था, मान लो 5,000 में बेच दिया तो 2,000 का लॉस हुआ, ये लॉस जाएगा, पूरा 5,000 नहीं चल जाएगा। अब 5,000 कहाँ चल जाएगा, 5 चल जाएगा हम लोगों का रिसिप्ट में। क्लियर है ये चीज, यस सर। बाकी बेनिफिट तो बचपन से बना रहे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, डन ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कभी कभी आपको बनाना पड़ सकता है फंड करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है, और एसेट वगैरह रहेगा, आफ्टर डिविजन दिखाना। तो जनरल एक नोट दो क्या है कि ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट कैपिटल एंड रेवेन्यू बिकम्स पार्ट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, पहले वो रिसिप्ट में जाएगा, अब फिर वहां से उसका द्वार खुल जाता है, वो कहाँ जाएगा, अगर रेवेन्यू नेचर का हुआ
पर्टिकुलर इस ईयर का हुआ तो वो चल जाएगा कहाँ बताओ, वो चल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, वहाँ जाएगा सीधे वो कैपिटल मतलब बैलेंस शीट। इसे देखो यहाँ पे बनाया हुआ चार्ट। रिसिप्ट अगर हुआ है रेवेन्यू नेचर का तो कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर का तो कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी करके, समर डोनेशन वगैरह वो लाइबिलिटी करके चल जाएगा। ओके अगर मान लो पेमेंट करना पड़ा हम लोग को, अगर वो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है, देखो रिसिप्ट में तो आएगा आएगा पैसा गया है, वो सेट परचेज करो चाहे तुम सैलरी दो। पेमेंट अगर हुआ है रेवेन्यू नेचर का तो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे उसको हम लोग। लेकिन अगर वो कैपिटल नेचर का हुआ तो हम लोग को एसेट परचेज हुआ है वो डालो कहाँ बताओ तुम अभी उसको, अपने एसेट्स में, और वो एसेट्स से जो डेप्रिसिएशन होगा हर साल वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, मैचिंग कॉस्ट से फॉलो करते हैं हम लोग उस तरह से, है ना। चलो तो आई थिंक आपको ये पूरी तरह से एकदम मक्खन की तरह पूरा क्लियर है आपको एनपीओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ मैं, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक क्यू एंड मैथन भी करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, तो अभी आप बस रिवाइज पूरा करते जाओ अच्छे से, ठीक है। एंड आपको आपके पास वो हैंड बुक भी होगा जिससे आप रिवाइज कर पा रहे हो अच्छे से ना। अगर आप लोग को अगर कुछ भी और डाउट अगर आ रहा है रिवीजन क्लासेस करने में, या फिर आपको और कुछ चाहिए तो आप ना कमेंट करके बताओ, या फिर कैसा लग रहा है आपको, समझ में सब कुछ सही से आ रहा है, ये भी आप हमें कमेंट करके पक्का पक्का बताओ, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम के साथ, वहाँ पे दो हमारा सेक्शन हो जाएगा, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक का, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का। मैं ट्राई करूँगा उसको एक ही वीडियो बनाने का ताकि ज़्यादा मतलब अलग अलग वीडियो ना बनाना पड़े उसको, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।